हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। कल कल हमने संसाधन के रूप में लोग ये चैप्टर अर्थशास्त्र का कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 के अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो पूरा करने जा रहे हैं। सबसे पहले संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न ही है, जो चैप्टर का नाम है, इसका अर्थ क्या है? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर एक जगह नहीं दिया इकट्ठा, ये अलग अलग जगह है। देखो आप यहाँ से पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। संसाधन के रूप में लोगों से हमारा अभिप्राय, थोड़ा सा आपने अपनी तरफ से जोड़ना है। संसाधन के रूप में लोग, इस शब्द से हमारा अभिप्राय है वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यशील लोगों का वर्णन करने का तरीका है। जब दूसरा पॉइंट, जब कोई भी देश शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश करता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। लास्ट पॉइंट, मानव संसाधन को प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है, यानी जो संसाधन है, मानव संसाधन, इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है जब हम उसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार जब हम करते हैं तो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट ही लिखने हैं इसमें। सबसे पहला ये है, संसाधन के रूप में लोग से हमारा अभिप्राय वर्तमान उत्पादन कौशल, और ये है। दूसरा ये है जो ऊपर दिखाया गया है, और लास्ट ये था। तो ये फर्स्ट पर्सन का आंसर हो गया। अब सेकंड है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे संसाधनों से अलग कैसे है? तो ये तो आप सब को पता है कि मानव संसाधन एक सक्रिय, यानी क्रिया करने वाला तत्व है। आप इस तरह लिखेंगे, मानव संसाधन एक सक्रिय तत्व है, जबकि भूमि, भवन, पूंजी ये सारे निष्क्रिय तत्व हैं। ये लाइन लिखने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा है जो बाकी सभी संसाधनों का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप अपना उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात मानव का महत्व यहाँ पर बताया गया, मानव सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकता है और जो दूसरे तत्व है वो मानव का प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको बेस्ट माना गया है। यही कारण है। एक लाइन इसमें जो पेंसिल से निशान लगा रखा है, इसमें एक लाइन और जोड़नी है, वो मैंने पहले बता दी। मानव संसाधन एक सक्रिय तत्व है और बाकी जो दूसरे संसाधन है जैसे भूमि, पूंजी और श्रम, ये सारे निष्क्रिय तत्व हैं। तो ये था आपका सेकंड पर्सन। और एक लाइन इसमें और ऐड कर सकते हैं हम, जैसे जापान का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जापान ने मानव संसाधन में निवेश करके ही अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ला दिया है, तो जापान का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या भूमिका है? अर्थात मानव पूंजी निर्माण में, यानी मनुष्य की
जो पूंजी निर्माण करते हैं हम, यानी मानव संसाधन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक तरह से ये हमारी पूंजी बन जाती है। और इसमें शिक्षा का क्या रोल है, शिक्षा क्या क्या महत्व है, आप सबको पता है शिक्षा कितनी ज़रूरी है। जो शिक्षा को वास्तव में एक अच्छे मन से पढ़ते हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए शिक्षा बहुत कुछ बना सकती है। जैसे आपने इसमें कहानी दे रखी थी शकल की और विकल की, ये पीछे थी विलास और शकल की। तो विलास तो पढ़ नहीं पाया था किसी भी कारण से, और शकल जो है पढ़ गया था। तो इस प्रकार विलास तो मछलियाँ बेचता था माँ की तरह, और शकल पढ़ करके एक अच्छा नौजवान जो अपनी कामयाबी के रास्ते पर चल रहा है वो बन गया था। तो शिक्षा के कारण ही हुआ ये सारा। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे भी, शिक्षा। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए नए क्षितिज खोल देती है। यहाँ से स्टार्ट करना अभी। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए नई क्षितिज खोल देती है, नई आकांक्षाएं प्रदान करती है और जीवन के मूल्य विकसित कर सकती है। शिक्षा शिक्षा समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान होता है। यह राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करके जो किसी भी देश के नागरिक हैं वो अपना जीवन सुधार सकते हैं। इसलिए शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है मानव जीवन में। विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार की राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकारें प्रयासरत हैं। तो यहाँ तक लिखना है आपने इसमें शिक्षा के बारे में। और एक लाइन ये और जोड़ सकते हैं हम, निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षर जनसंख्या और स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश की परिसंपत्तियाँ होती हैं। परिसंपत्तियों से हमारा अभिप्राय है जो किसी भी देश के विकास, तरक्की और देश को आगे ले जाने वाले स्थायी संपत्ति होती हैं, यानी जो देश में ज़्यादा लंबे समय तक यूज होती हैं। उस तरह काम आता है कैसा मनुष्य, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या। तो ये और आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत इसमें बनेगा। हाँ, ये है थर्ड पॉइंट इसका। साक्षर व्यक्ति का साक्षरता प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। तो ये लास्ट पॉइंट था आपका, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको अपने अधिकार और कर्तव्यों का पता चल जाता है, और जो अनपढ़ होता है उसको न तो अधिकारों का पता, न उसके क्या कर्तव्य हैं इसका पता। तो ये एक लास्ट पॉइंट तो ये था आपका, जो पेंसिल से निशान लगा रखा है, ये निशान लगा लेना आप, इसको नोट कर लेना। और पीछे जो मैंने बताया है ये यहाँ से स्टार्ट करके है, ये थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए नई क्षितिज खोलती है, नई आकांक्षाएं प्रदान करती है, जीवन के मूल्य विकसित करती है। और शिक्षा समाज के विकास में शिक्षा का बहुत योगदान है। यह राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है, प्रशासन को कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। और लास्ट में ये जो पॉइंट था मैंने अभी बताया था, तो ये आप नोट कर लेना। इसके बाद प्रश्न है आपका, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। स्वास्थ्य ये आप यहाँ से लिख सकते हैं अभी।
किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा इन सब की पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में यानी 50 सालों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। फिर इसमें आप ये लाइन जोड़ सकते हो, ये कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य है। कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, और जिनका स्वास्थ्य खराब है उनको काम पर नहीं रखेगी। ये आप सबको ही पता है। तो ये लाइन अपने आप से आप जोड़ सकते हैं। फिर एक लाइन और नहीं बनता भी इसमें, बस यही प्रश्न, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य, ये वही प्रश्न आ गया भी, किसी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। ये दोनों प्रश्न 4th और 5th, इनका आंसर मिलता जुलता है। मैं थोड़ा सा इसमें तो यही पॉइंट बताए गए हैं, इसमें और है नहीं तो मैं बोल देता हूँ। मानो किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो आप इसको वैसे ही सुन लीजिए। तो अच्छा, पॉइंट नंबर 1, अच्छा स्वास्थ्य एक श्रमिक की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। पॉइंट नंबर 1, अच्छा स्वास्थ्य एक जो मजदूर होता है उसकी कार्य क्षमता में, काम करने की गति में वृद्धि करता है। दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य एक श्रमिक को नई नई चीज़ें सीखने में भी मदद करता है। नंबर 3, एक अच्छा श्रमिक या स्वस्थ श्रमिक किसी देश तथा संगठन के लिए पूंजी होता है। तो ये इसका 3 पॉइंट बने हैं, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। यानी 4th और 5th क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। यही पैरा आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्या क्या, किस तरह की एक्टिविटी शामिल की जाती हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फिर दोबारा आया है, फिर बताता हूँ आपको। इसमें कम दे रखा है तो इसलिए बोल के बताता हूँ मैं आपको। प्राथमिक क्रियाएं, ये वे सभी क्रियाएं जो सीधे तौर पर भूमि से जुड़ी हुई हैं, भूमि या जल से जुड़ी हुई हैं। जैसे खेती करना है, आप सुन लीजिए, सिर्फ इसमें है नहीं। जैसे खेती करना, पशु पालन, खेती करना, पशु पालना, वानिकी का मतलब होता है, जैसे जुलाई में हम वन महोत्सव मनाते हैं तो उसको वानिकी विज्ञान बोलते हैं। मत्स्य पालन, खान खोदना आदि प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं का प्रकृति के भौतिक पर्यावरण से सीधा संबंध है। विकसित, विकासशील और अविकसित देशों के अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। दूसरा है भी द्वितीयक क्रियाएं, ये वे क्रियाएं हैं जिसमें लोग विनिर्माण प्रक्रिया में लगे हुए हैं। द्वितीयक क्रियाओं में प्राथमिक वस्तुओं को मनुष्यों या मशीनों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे गेहूं से डबल रोटी बनाना, और कपास से कपड़ा बनाना, और लास्ट है इस्पात से कार बनाना, कागज़ से पुस्तक बनाना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तीसरा है भी तृतीयक क्रियाएं, ये वे क्रियाएं होती हैं जहाँ पर कोई वस्तु खरीदी या बेची नहीं जाती। ये केवल प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को सेवा प्रदान करते हैं।
ये सेवाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, प्रशासन आदि तृतीयक क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं। यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को हर टाइम पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसे की ज़रूरत बैंक पूरा करता है। माल अगर तैयार हो गया है तो वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर जाएगा, और जाते समय क्योंकि व्यापारी लोगों को चिंता रहती है कि हमारा सामान कहीं रास्ते में ख़राब ना हो जाए, इसके लिए बीमा किया जाता है। और जो व्यापारी लोग हैं उनकी सुविधा के लिए संचार सुविधाओं में भी विकास किया गया है। मोबाइल टेक्निक ये और जो टेलीफोन है इनके द्वारा वे डील करते हैं। तो ये सारी के सारी तृतीयक सेवाओं के उदाहरण हैं। और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो जन कल्याण को प्रभावित करती हैं, जैसे शिक्षा भी लोगों की स्थिति बदल देती है। और स्वास्थ्य विभाग, ये सारी यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग जैसी बहुत सारी सेवाएं हैं जिनसे लोगों का जीवन स्तर बदल जाता है। तो यहाँ पर कुछ बेचा नहीं जाता बल्कि सेवा दी जाती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लास्ट इसमें से जो हम करवा रहे हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, ये 7 ही क्वेश्चन होंगे भी आज। आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में, या आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों एक ही तरह से हैं। तो इसका भी आंसर यहाँ पे बहुत कम दे रखा है। देखो भी, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक माने पैसे से संबंधित है। अब इसका पॉइंट नंबर 1 सुनो। आर्थिक क्रियाएं एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में योगदान देती हैं। यानी पैसे के माध्यम से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। फिर दोबारा, नंबर 1, आर्थिक क्रियाएं एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए योगदान देती हैं। दूसरा है, गैर आर्थिक क्रियाएं एक अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाने में कोई योगदान नहीं देती। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक क्रिया, यदि उत्पादित क्रियाओं में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। और गैर आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। तीसरा पॉइंट, आर्थिक क्रियाओं के कारण निजी आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और गैर आर्थिक क्रियाओं के कारण किसी प्रकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती। तो ये है इसके 7वें प्रश्न का आंसर, और बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे आप इस पर चैप्टर को पढ़ के अच्छी तरह से अपनी तरफ से ही बना के लिख सकते हैं इन प्रश्नों को। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, और अपनी तरफ से बनाओगे तुम्हें ज़्यादा नॉलेज होगी, और इनसे संबंधित होना चाहिए। दाएं बाएं से उठा कर भी आप लिख सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस।